अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए ख़बर लेके आ रहे हैं वो बड़ी अहम है। एक तो फैज़ाबाद धरना केस का अब नज़र-ए-सानी अब लग गई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के सामने। चीफ जस्टिस हैं जो कि अब, और उनके साथ जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान। तो क्या अब फाइनली लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर नवीद हयात ख़ान और लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर कोयटा आसिफ गफूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी फ़ौज, या ये फ़ैसला रिवर्स हो जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे जो कल रात FIA ने रेड करके जो हमारे सीनियर एक सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया। क्या उन पर इल्ज़ामात हैं, क्यों गिरफ़्तार किया है, ज़रा ये भी आज आपको बताएंगे। तो ये खालिद जमील साहब हैं, ये ABN न्यूज़ है, एक औसाफ अखबार का न्यूज़ चैनल, उसके ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद में। सीनियर सहाफ़ी हैं, इससे कबल आज TV के भी ब्यूरो चीफ़ रहे हैं और भी मुतादिद इदारों में काम कर चुके हैं। तो खालिद जमील साहब के ख़िलाफ़ जो FIR है वो 20 तारीख यानी कि बुध के रोज़ FIA ने सुबह 10:30 बजे काटी है और कल रात गए उनको, यानी कि 21 को रात गए इनको गिरफ़्तार किया गया। और इनके ख़िलाफ़ जो FIR है वो उसकी मदई रियासत खुद है, जो कि उन्होंने अनीसुर रहमान जो टेक्निकल असिस्टेंट है FIA के, उनके मदईयत में काटी है। और ये पीका की सेक्शन 20 के तहत काटी गई है, जो कि 2016 में PMLN की हुकूमत ने बनाई थी और उसके बाद इसको मज़ीद ड्रैकोनियन किया था PTI की हुकूमत ने। लेकिन अब बात यह है कि ये पीका की जो अल्लाह है, ये सेक्शन है सेक्शन 20, इसको जो साबिक चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मौजूद जस्टिस अतर मिल्ला, उन्होंने कालेदम करार दे दिया था। तो अभी तक FIA कैसे पीका की सेक्शन 20 को यूज़ कर सकती है किसी के ख़िलाफ़? और जब इसमें FIR में ये कह रहे हैं जी कि ये FIA को इंक्वायरी जो मार्क हुई थी साइबर क्राइम विंग को के रिपोर्टिंग सेंटर को, उसमें जो मुलजिम है खालिद जमील साहब, मोहम्मद खालिद जमील साहब, उनका हाउस नंबर सारा एड्रेस लिखा हुआ है मीडिया टाउन का, ठीक है, और उनका ताल्लुक़ बताया गया है खानपुर से, उनका ताल्लुक़ है हरीपुर डिस्ट्रिक्ट से, उनका ID कार्ड नंबर है, सब कुछ है, ठीक है, और उनके सोशल मीडिया अकाउंट का URL है, उसके डिटेल्स हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि उसके अंदर जो मुलजिम है यानी कि खालिद जमील फ़ारूकी साहब हैं, वो गलत रंग दे रहे हैं मालूमात को और लोगों को मिसलीडिंग ट्वीट्स कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि बेसलेस उनकी ट्वीट्स में इंफॉर्मेशन है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिससे ये इम्कान है कि अवाम में इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हो, ठीक है। तो वो इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर रहे हैं खालिद जमील फ़ारूकी साहब को। हम आपको खालिद जमील फ़ारूकी साहब के वो ट्वीट्स भी बता देते हैं जिसकी बुनियाद पर उनको गिरफ़्तार किया गया। ये पिछले उनके 2 दिन के ट्वीट्स को जवाब बनाया गया, यानी कि पिछले 3 दिन के ट्वीट्स आप कह लें, जिनको जवाब बना के खालिद जमील फ़ारूकी साहब को गिरफ़्तार किया गया। तो आपको वो बता देते हैं। एक ट्वीट है उनका जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। ये 3 दिन पहले वो ट्वीट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने प्रोटोकॉल को लेने से इनकार किया है, ताहम गाड़ी से लेकर अपने चैम्बर पहुंचने तक मीडिया को वीडियो बनाकर तशहीर की इजाज़त दी है। फिर दूसरा उनका ट्वीट है, 3 औरतों की 3 कहानियाँ। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हल्फ बर्दारी में सरीना ईसा को साथ खड़े कर खातून को बाख्तियार बनाया।
कलसूम नवाज ने नवाज शरीफ की रहनुमाई की तो मादर जमहूरियत कहलाई। बुशरा बीबी ने इमरान खान की रहनुमाई की तो कौमी सलामती खतरा में पड़ गई। फिर उनका ट्वीट जो लाहौर में एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, अमार फारूक का, जो पीटीआई के एमपीए के टिकट होल्डर इबाद फारूक साहब के बेटे हैं, उनकी वफ़ात के ऊपर जो ये ट्वीट करते हैं 2 दिन कबल, वो ये उनकी डेड बॉडी का बना हुआ एक कार्टून है, उसके ऊपर उसको इन्होंने ट्वीट किया और उसके ऊपर जो कैप्शन दी है वो है, ये तस्वीर कुछ लोगों और इदारों का रोज़े महशर तक पीछा करेगी। मैंने ढाका में मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम की आंखों और दिलों में जो कुछ देखा था, आज वही मगरबी पाकिस्तान में देख रहा हूँ। हैशटैग दोनों लगाए हुए हैं, बच्चों के कातिल अमार फ़ारूक और जस्टिस फॉर अमार फ़ारूक। फिर वो एक ट्वीट 19 तारीख को और करते हैं, वो कहते हैं माह रबीउल अव्वल में मुहर्रम का मंजर नज़र आ रहा है, जिधर देखें इधर बच्चे का जनाजा नज़र आ रहा है। यजीद की हुकूमत है, गिला किससे करें, आईना देखें तो मुकम्मल कूफा नज़र आ रहा है। इसमें भी वो अमार फ़ारूक को हैशटैग कर रहे हैं, उसी बच्चे को जिसका इंतकाल हुआ है। फिर वो एक और ट्वीट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक दिन की तारीख साज लाइव कवरेज ने सबकी असलियत बता दी, मगर इस तारीख साज दिन पर किसी ने यह नहीं बताया कि इसी सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर केस की समाअत के दौरान टॉक शोज़ पर तारीख साज पाबंदी किसने लगाई थी। फिर वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के बारे में समी इब्राहिम साहब के ट्वीट का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं, समी साहब, जो शख्स जनरल असम्बली की गैलरी में बैठकर इतना खुश हुआ, वो इस जनरल असम्बली से खिताब का मौका कैसे जाने देगा। फिर वो एक ट्वीट कर रहे हैं कि जो कल तक दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने के तराने बजाते थे, आज वो पाकिस्तानी बच्चों के जनाजे पढ़ाने का सबब बन रहे हैं। और उसमें वो हैशटैग कर रहे हैं, पाकिस्तान अंडर स्टेट ऑफ फैशिज्म और हमारा पाकिस्तान। और मेरे ख्याल में वो ये ट्वीट भी अमार फ़ारूक जो जिनका इंतकाल हुआ उनके रेफरेंस में कर रहे हैं। अब चीज़ ये है कि ठीक है, उनके ट्वीट्स हुकूमत वक्त के नाक़िद हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ के नाक़िद हैं, जो आपको ये भी इंक्लिनेशन नज़र आ रही होगी शायद ये बहुत प्रो पीटीआई ट्वीट्स हैं, वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के नाक़िद आपको नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी को राय रखने का हक़ होता है, हर शख्स को भी राय रखने का हक़ होता है। आर्टिकल 19 और 19A हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय देता है, आज़ादी इज़हार राय देता है, और मीडिया को तो खुसूसन आज़ादी सहाफ़त की वजह से मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ देता है ताकि वो अपनी लिबर्टी से अपनी ओपिनियन दे सकें, अपनी खबर दे सकें। अब आप उनकी राय से इख्तलाफ कीजिए, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, इस मुल्क में जो 5th जनरेशन के नाम पर जो 50 मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ISPR में इंटर्नशिपें करवा के तैयार किए थे, जो सेफ हाउसेस में बुला के खुद इमरान रियाज जो आजकल लापता हैं वो बताते हैं कि उनको क्या ब्रीफिंग्स दी जाती थी, ठीक है, उनको फाइलें पकड़ाई जाती थी सियासतदानों के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़। ये जो एक दो और वो कोई जानों मखदूमों जदूनों, ये जो नस्ल की जो ब्रीड तैयार की गई, जिनके वीलॉग जनरल कमरुद्दीन बाजवा शेव करते हुए देखते थे, वो जिस नस्ल की और गलीज़ किस्म की ज़ुबान का इस्तेमाल करते थे वो काबिल कबूल थी। एक सहाफ़ी की तनकीद काबिल कबूल नहीं है। क्या ये पाकिस्तान का मेयार है, आज के पाकिस्तान का मेयार, कि आप जिसे कहते हैं ना, इंसान को 5th जनरेशन वार के सोल्जर के नाम पर कुत्ता बना के आप छोड़ दें सहाफ़ियों और सियासतदानों और जमहूरियत पसंदों और इख्तलाफी आवाज़ों के ऊपर, तो वो तो ठीक है, वो भौंकता फिरे, लेकिन एक सहाफ़ी अपनी नुक्ता नज़र की बुनियाद पे, अपने नज़रियात की बुनियाद पे आपका नाकिद हो तो वो नाकाबिल कबूल है, चाहे वो उस लेवल की ज़ुबान भी नहीं इस्तेमाल कर रहा होगा। मैं, आपको मालूम है, मैं पीटीआई का नाकिद हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ये आपको शायद प्रो पीटीआई लग रहे होंगे। मुझे कभी भी उस शख्स से मसला नहीं होता जो नज़रियाती बुनियाद पर
मेरे नज़रियात का मुखालिफ हो या हमारे नज़रियात का, जो मेरी तरह के और बहुत से लोग हैं, उनका मुखालिफ हो। हाँ, मुझे उनसे मसला होता है जो ये काम पैसे लेकर करते हों, जो किसी न किसी सियासी जमात के टाउट हों, किसी इदारे के टाउट हों, उन लोगों से मुझे मसला होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं कामरान खान वगैरह को, इरशाद भट्टी वगैरह को, ये हसन निसार और ये जितने भी इस नस्ल के आफ्ताब इकबाल ये गुमाश्ते हैं, मैं इनको इंतहाई सख्त अल्फाज में क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन मेरे और भी मैं कई लोगों से नज़रियाती तौर पर नहीं एग्री करता। मैं अंसार अब्बासी साहब मजहबी जो वो लाइन ले लेते होते हैं, कभी वो मिस पाकिस्तान के इवेंट के ख़िलाफ़ लगे होते हैं, कभी वो टीवी पे ड्रामों में किसी क्लिप के ख़िलाफ़ लगे होते हैं, मुझे उनकी इस चीज़ से मैं नहीं एग्री करता। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे पता है अंसार अब्बासी साहब एक सिक्का बंद सहाफ़ी हैं, काबिल एहतराम सहाफ़ी हैं। मैं उनके इख्तलाफात के बावजूद उनका एहतराम दिल से करता हूँ। खालिद जमील साहब मेरे नज़रियात के बिल्कुल बरक्स सोच रखते हैं, लेकिन उनके सहाफ़ी होने पे मुझे कोई डाउट नहीं है, उनके क्रेडेंशियल सहाफ़ी वाले नहीं है। आप बराए मेहरबानी इस मुल्क में ये काबिल मजम्मत है, आप इस तरह से सहाफ़ियों को उठा रहे हैं कि वो आप पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी पॉलिसी से एग्री क्यों नहीं कर रहे। भाई हर एक को हक है अपनी राय रखने का, उसको रखने दो उसकी राय। खुदारा ये बात याद रखिए, तनकीद, इख्तलाफ पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं करेगा। तनकीद और इख्तलाफ इस मुल्क को मजबूत करेगा। पिछले 75 साल से आपने कोशिश की है ये मुल्क एक भेड़ों का रेवड़ हो, जिसको जिस जानिब अब हाँकें वो चलना शुरू कर दे, एक सो कॉल्ड कौमी यकजहती के नाम पर, एक सो कॉल्ड नेशनलिज्म के नाम पर, एक सो कॉल्ड वो मजहबी नाम पर, ठीक है। और जो रेवड़ चलना शुरू करता है, अगर उस रेवड़ को चलाने वाले तंग नज़र, करप्ट, चोर, घटिया और नालायक हों, तो वो रेवड़ जाके खाई में गिरता है। और ये मुल्क आपकी 75 साल पॉलिसियों, इन्हीं पॉलिसियों से आज एक खाई में गिरा हुआ है, और अभी भी आप बज़िद हैं कि मुल्क को रेवड़ की तरह ही चलाना है। अब इस रेवड़ को छोड़ दीजिए, हर एक को अपनी अपनी मर्जी की राय रखने दीजिए, जाने आने दीजिए, जो जो मर्जी कहता है कहने दीजिए। नहीं, ये मुल्क कमज़ोर होगा। इधर बहुत से लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, मैं सुनता हूँ, ज़्यादातर ब्लॉक कर देता हूँ कि मुझे नहीं गाली पसंद। जो गाली देता है ब्लॉक कर देता हूँ, जो घटिया किस्म का आके कोई कमेंट करता है ब्लॉक कर देता हूँ। लेकिन मैं कभी भी उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं करता कि इसके खिलाफ कार्रवाई करो, ये वो। मेरे खिलाफ भी यही पीका के कई FIRs कटी। उस दौरे मेरे खिलाफ तमाम झूठे वीलॉग्स किए गए, ट्वीट्स किए गए। मैं भी उन जो झूठे मेरे खिलाफ वीलॉग और ट्वीट्स कर रहे थे उनको, उनके खिलाफ पीका की शिकायत दर्ज करा सकता था, सिर्फ इसलिए नहीं करवाई थी कि मैं इन प्रिंसिपल पीका लॉ के खिलाफ था, तो नहीं करवाई। तो खुदारा रियासत के अंदर भी इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए जो मुझ जैसे एक मामूली सहाफ़ी में है। और जस्टिस काजी फैसला को मैं आज एक बात कहूँगा कि ये आपके ओथ लेने के बाद ये पहली गिरफ्तारी है एक सहाफ़ी की। ये दरअसल आपको टेस्ट किया जा रहा है, और उसके लिए गेम ये डाली जा रही है कि उसने आपके खिलाफ भी 2 ट्वीट्स किए हैं कि आप उसकी मदद को ना आए कहीं। लेकिन आपको, आपके साथ ही आजकल जो बेंच है उसमें जस्टिस अतर मंडला बैठे हुए हैं, उनकी शख्सी आज़ादियों और आज़ादी इजहार राय के ऊपर जो जजमेंट्स हैं, जो उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इक़दाम थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक डिटरेंस क्रिएट किया था। अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद वो सब कुछ हवा में तहलील हो गया। वो आपके साथ बैठे हुए हैं, बराए मेहरबानी उनसे भी डिस्कस कीजिए और यकीनी बनाइए कि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट पिछले कुछ माह से जो सियासत, जमहूरियत, शख्सी आज़ादियों, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर जो उन्होंने तमाम स्पेस को इंक्रोच किया है, वो कब्ज़ा आपने ख़त्म करवाना होगा। और वो
इस तरह के इक़दामात को भी ख़त्म करवा के आप ये कब्ज़े के ऊपर आप पुश बैक करवा सकते हैं। वरना इस मुल्क में इस वक्त सबकी गर्दन यहाँ से पकड़ी गई है। अब आगे आ जाते हैं फैज़ाबाद धरने केस के फैसले के ऊपर। उसके ऊपर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने अब अपने बेंच के सामने उस केस की नज़रसानी मुकर्रर कर ली है। उस बेंच के रुकन दीगर 2 जजेस तो रिटायर हो चुके थे और जो तीसरे रुकन थे जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, वो रेफरेंस भुगत के उसको सर्वाइव करके अपनी अहलिया की साबित कदमी की बुनियाद पर आज वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं। तो नज़रसानी उसी के सामने बेंच में फ़िक्स होती है जिसने फ़ैसला दिया था, और उनके साथ जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच का हिस्सा हैं। ये दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी अपराइट जजेस हैं। तो अब चीज़ ये है कि इसमें ISI ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, PTI ने, MKM ने, वज़ारत दिफा ने, पेमरा ने और उस वक्त की हुकूमत ने, इन सब ने नज़रसानी की अपीलें दायर कर रखी हैं। इस फैसले का जो सबसे अहम पहलू है वो है कि इस फैसले में हुकूमत और फ़ौज को हुक्म दिया गया था कि वो 3 जर्नलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कायम ये 3 रुकनी बेंच इस फैसले को बरकरार रखता है तो फिर ये फैसला हतमी तसव्वुर होगा और हतमी तसव्वुर हुए फैसले पर फिर अमल दरामद लाजिम हो जाएगा। और अगर वो लाजिम हो जाएगा तो फिर क्या फ़ौज जनरल फैज़ हमीद, जनरल अज़हर नवीद हयात जो मेजर जनरल थे, DG रेंजर्स पंजाब थे उस वक्त, और मौजूदा कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी? क्या इनका कोर्ट मार्शल करेगी या जो वफाकी हुकूमत है वो इन तीनों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम करेगी? क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये जो उस दौर में सिर्फ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जो TLP का जिन बोतल से निकाला गया, जो हमारे बरेलवी बहन भाइयों को एक फॉल्स नैरेटिव देकर TLP के ट्रक की पत्ती के पीछे लगाकर मुल्क में जिस किस्म की मजहबी जुनूनियत पैदा की गई, आज पाकिस्तान एक संगीन बहरान का शिकार है। उसकी वजह से आलमी सतह पर हमारे इमेज के जो चीथड़े उड़ रहे हैं कि हम मजहबी आज़ादियों के मामले में, अक़लियतों के हकूक़ के मामले में एक जंगल है, एक जंगल का कानून है इस मुल्क में, उसकी वजह यही पॉलिसी थी। आप बताइए उस वक्त के मेजर जनरल और DGC ISI फैज़ हमीद साहब, हु द हेल वाज ही कि ये जाके उधर TLP से मुआहदे साइन कर रहे थे और एक सब ऑर्डिनेट मुआहदा कर रहा था कि हुकूमत वक्त जिसके वो सब ऑर्डिनेट है, जिसके वो मातहत है, उसके वज़रा इस्तीफ़े देंगे। वो मेजर जनरल फैसल नसीर फैसल नसीर साहब, माज़रत आपका नाम ले लिया, वो मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात खान जो उस वक्त DG रेंजर्स पंजाब था, वो इधर आके TLP के लोगों में 1000 रुपए के नोट बांट रहा था। ठीक है, किसी को इस मुल्क में शर्म नहीं आई कि उस मेजर जनरल अज़हर नवीद हयात का कोर्ट मार्शल करते कि तू इतना जाहिल है, तू किसी को अगर तुमने दे नहीं थे उन धरने वालों को, तुम एक स्पाई को देते, कहते जाओ जाके यार चुप करके बस
वो खादम रिजवी के हाथ में ये लिफाफे पकड़ाओ, उसको को अपने लोगों में बांट ले। वो मेजर जनरल उतर के चला गया, लिफाफे दे रहा है, हम आप में से नहीं है, हम आप में से नहीं है। उनको कह रहे हैं कि फौज भी टीएलपी में से ही है। इतना संगीन जुर्म करने के बावजूद बजाय उसको फैजाबाद धरने के रोशनी में ही कम से कम उसके खिलाफ कार्रवाई कर लेते, उसको सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को चढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए कि फौज पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत के फैसलों को जूते की नोक पे लिखती है, उसको आईएसआई में ले जाया गया, यानी कि उसको मजीद लुक्रेटिव पोजीशन दे देगी, पावरफुल। फिर वहां से उस मेजर जनरल अजहर नवीद हयात खान को डीजी कमर्शियल बना दिया गया पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का, ठीक है। डीजी कमर्शियल्स, जाहिर बात है ना, वो पैसे को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, तो डीजी कमर्शियल्स लग गए। 1 मिनट में 1000 हजार रुपए वाले नोट थूक लगा के गिन लेते थे, तो इसलिए उनको वो बना दिया गया, बड़ी तेजी से पैसे गिनते होंगे। यानी कि ये क्रिमिनल कंडक्ट था उस वक्त के जनरल बाजवा रजीम का। हालांकि अगर मैं वो वीडियो देखता कि वो हजार के नोट बांट रहा है, मैं उसी दफ्तर बुलाता। यकीन करें, इस मेजर जनरल अजहर नवीद हयात को जब रिटायर हो गया 2021 में, इसको अपने टेबल पे चढ़ा के कान पकड़वाता, ठीक है, और अपने बैटमैन को बुला के कहता है कि इसकी उस जगह पे जूतियां मारो कि ये कल डॉक्टर को भी ना दिखा सके कि मेरी इस जगह पे जूतियां लगी हुई हैं, इस जगह पे क्या दवाई लगा सकता हूं, ठीक है। फिर आसिफ गफूर साहब ट्वीट्स कर रहे थे उस वक्त, इनके खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म है। वो मौसूफ प्रमोशन पाके आज कोयटा के कोर कमांडर हैं। क्या इस मुल्क के साथ मौकरी की गई, और आज ये मुल्क वहां पर खड़ा है कि जड़ावाला में चर्च जलाए जाते हैं तो टीएलपी के गुंडे मुलविस निकलते हैं। श्रीलंकन शहरी का मर्डर होता है सियालकोट में, यही टीएलपी के उसमें भी नाम आता है। जगह जगह पर अहमदियों की इबादत गाहें पिछले कुछ अरसे से जलाई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, नाम टीएलपी का आ रहा है। गुज़िश्ता रोज कराची में उनकी इबादत गाह तोड़ी और जलाई गई। कल वो डस्का में जुलूस दिला रहे थे कि जी वो अहमदियों की इबादत गाह को हमने मस्मार करना है, और वो इबादत गाह सर ज़फ़रुल्लाह खान ने बनाई थी, जो कायद आज़म के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान बनने के बाद, और कायद आज़म के पाकिस्तान की तहरीक में करीबी साथी थे। क्या जिन्ना के पाकिस्तान का हम ये हाल करेंगे कि जिसको जिन्ना ने फॉरेन मिनिस्टर बनाया, उसने पाकिस्तान बनने से भी पहले ये इबादत गाह बनाई थी, हम उसको आज तोड़ के हम इस्लाम की खिदमत करेंगे? क्या हम बैनुल-अक़वामी बरादरी को इमेज दे रहे हैं? वो गुज़िश्ता दिनों में पढ़ रहा है BBC पे स्टोरी कि वो कब्रिस्तान में एक बच्ची की कब्र को कहा गया कि जी इससे अपना मुर्दा निकालो और ले जाओ, ये अहमदी है, हमारे कब्रिस्तान में कहाँ से आ गई? यार आप क्या कर रहे हैं? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन थे। रहमतुल्लिल आलमीन इसलिए थे कि वो कुल कायनात के लिए, किसी मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ वो कुल कायनात के लिए, दुनिया भर के मज़ाहिब के मानने वालों के लिए, जानवरों के लिए, दरख्तों के लिए, हर जानदार के लिए रहमत बन कर आए थे। आप उनके नाम लेवा होकर ये कर रहे हैं कि एक बच्ची को कब्र से निकाल के कह रहे हैं ले जाओ इसको, हमारे मुर्दों पर इसकी वजह से अज़ाब आ रहा है। को खुदा का खौफ करें यार। हमारे कब्रिस्तान में जो मर्जी दफन हो जाए, वो चला गया इस दुनिया से, वो अपनी मरने के बाद भी आराम नहीं पा सकता। हम क्या लोग बन गए हैं? वो ये सब कुछ करके कौन सी मुल्क की खिदमत हो रही है? कुछ तो सोचिए ना यार। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी मदीना आए, उन्होंने कहा हमने इबादत करनी है, कोई पाक जगह बताइए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मस्जिद नबवी में चले जाओ इबादत करने के लिए। वो यहूदियों ने कहा कि नहीं, वो तो आपकी मुकद्दस जगह है, आपकी इबादत गाह है। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा इबादत तो आपने अल्लाह की करनी है ना, तो ये मस्जिद नबवी अल्लाह का ही घर है, चले जाए यहाँ पे इबादत करने। उन्होंने मस्जिद नबवी में इबादत की अपनी। इतना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुला दिल था। ये वो चीज़ें
हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखा रहे थे कि यूं सलूक करना। हमारी तो आज मस्जिदों पे लिखा होता है कि ये मस्जिद फलां फिक्के की है और किसी और फिक्के के बंदे को अंदर आने की इजाज़त नहीं। क्या हमने अल्लाह के घरों को बना दिया। अब सोचिए, क्या हमारा खुदा जो अपने बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता है, और ये नहीं लिखा हुआ कि अपना बंदा सिर्फ मुसलमान होगा तो उससे प्यार करता है, लिखा हुआ अपने हर बंदे से वो 70 माओ जितना प्यार करता है। क्या जो 70 माओ जितना प्यार करने वाला खुदा है वो इतना सख्त होगा कि वो कहेगा कि इस बच्ची की कब्र इस जगह पे क्यों थी, तो तुमने इस जगह पे कब्र रहने दी तो मैं तुम लोगों को दोजख में भेज दूंगा। या वो ये कहेगा कि फलां के मानने वाले की इबादत गाह पे अगर कोई मीनार बना हुआ था, अगर फलां बना हुआ था, तो मुसलमानों तुमने जाके गिराया क्यों नहीं। आप सोच सकते हैं हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं जाके, और ये सब कुछ वही टीएलपी के लोग करते फिर रहे हैं। और उनको जिन से निकालने वाले, ये ब्लास्फेमी का हथियार देने वाले कौन थे, यही जर्नैल थे। और आज उन्होंने जना के पाकिस्तान को तबाह कर दिया, और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं। वो अगले इलेक्शन में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों जनरल आसिम मुनीर के लिए भी रैलियाँ निकाल रहे थे। ठीक है, आप अगला इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और मुल्क गया खड्डे में। फिर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।